Class, a very very good morning to all of you. आ रही है आवाज? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करें? गुड मॉर्निंग. बहुत ही बढ़िया. चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल्स के साथ हमें आज स्टार्ट करना है. पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं. सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल वो हमसे ये कह रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर्स 18 सेंटीमीटर्स अपार्ट हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस and repel each other with a force of 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Find the total charge on both the spheres. ठीक है. सो डेटा में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको फोर्स दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज दोनों स्फीयर पे बताना है. सो हम पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं. सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या क्या दिया हुआ है? फोर्स आपको दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 8 न्यूटन. डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल चार्ज. ठीक है, ध्यान से सुनिए. फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर्स. टोटल चार्ज का मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए एक स्फीयर पे चार्ज Q1 है और दूसरे स्फीयर पे चार्ज Q2 है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2. हालांकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के बराबर है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 एज Q प्लस Q, राइट, यानी कि 2Q, राइट. क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि उसके ऊपर जो टोटल चार्जेस के हैं वो दोनों स्फीयर के चार्जेस कैसे हैं? इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं. तो हमने ले लिया. शुरू करें. क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूलम्स फॉर्मूला. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने Q लिखा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है. ठीक है. सो यहां से हम इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. यहां से क्यों ना हम Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इंटू F इंटू R स्क्वायर. ठीक है. हमने क्या किया? Q स्क्वायर को एक तरफ रखा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन उस तरफ जाएगा और R स्क्वायर भी F के साथ मल्टीप्लाई होगा. यहां से Q स्क्वायर निकालते हैं. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है. इंटू फोर्स कितना था? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. डिस्टेंस कितना था? 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको Q स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 21.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम्स. ये आई अपने पास Q स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है. ये 3 है क्या? ये 3 है क्या पक्का? ठीक है, मैंने लिखते वक्त ही गलत लिख दिया.
ठीक है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, इसका तो आंसर इतना नहीं आएगा, बराबर। हाँ, मुझे भी वो 8 ही दिखा, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो 1/9 यहीं पे रख लेते हैं, ऊपर हम लोग 6 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 18 का स्क्वायर, राइट। मेरे में भी 8 ही है, मुझे भी 8 ही दिखा वो, बराबर। चलो अभी 3 है तो 3, मेरे बुक में भी 8 ही है। 8 है क्या? हम्म, आधे लोग के बुक में 8 है। चलो 3 लेके करते हैं, ठीक है, 8 है, 3 लेके करते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है उसमें। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। देखो 6 इंटू या 18 करना पड़ेगा ना हमें, बराबर है। अभी आप 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो 324 आएगा आपको, 18 का स्क्वायर। और 324 में इंटू अगर 6 करेंगे तो 4 4 9 1, बराबर, डिवाइडेड बाय 9, इंटू ये पावर्स क्या होंगी, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -9, बराबर है। ठीक है, सो अभी अगर 9 ये सब ऐड किया, 9 में 4, 9 में 4 हो जाएगा 13, 13 में अगर 3 ऐड किया 16, बराबर है। तो यहां हो जाएगा क्यू स्क्वायर, पावर जाएगा 10 टू द पावर -16, बराबर है। ये सबको समझा ना मैंने क्या किया? क्लियर है यहां तक? पावर सबको समझे? नो डाउट स्टिल नाउ? अभी 9 को 1944 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सबसे पहले 9 टूजा जाएगा, बराबर है, फिर 1, फिर 6, इतना क्यू स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू है तो क्यू स्क्वायर के बाद अभी हमें क्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे क्यू, कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट क्यू? हमारे पास एक और तरीका है ना। नहीं, इसका पहले हम एक काम करते हैं, इसका पहले अपन स्क्वायर रूट भी तो निकाल सकते हैं। यहां से हमें डायरेक्टली क्यू मिल जाएगा ना, बराबर है ना। डायरेक्टली यहां से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा, क्यू मिल जाएगा। फिर आंसर 2 इंटू क्यू है ना, फाइनल आंसर कितना है? 2 इंटू क्यू है ना फाइनल आंसर अपना। यहां से क्यू निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं समझा? लॉजिक नहीं समझा किसी को? लॉजिक समझा कि नहीं समझा? समझा? अरे बाबा, Q1 प्लस Q2 निकालना है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तो Q1 इज बराबर टू Q2 इज बराबर टू Q, ऐसा मान लो। अगर दोनों बराबर है तो Q प्लस Q 2Q हो गया ना, बराबर है। आपने यहाँ सब कुछ पुटअप करके क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला? क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया 216। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्यू का वैल्यू आ जाएगा, और मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना है? फाइनल आंसर कितना है? फाइनल आंसर है Q1 प्लस Q2, यानी कि Q प्लस Q, यानी कि 2Q। तो अगर मुझे यहाँ से Q मिल गया तो उसको मैं इंटू 2 करके फाइनल आंसर बता सकता हूँ ना। अभी भी नहीं समझा? तो 216 का रूट कितना आता है? 216 का रूट आएगा 14.69 के करीब, इंटू 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा?
8 दूनी 16 -8 बराबर। तो अभी फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 14.69 इंटू 10⁻⁻8। तो ये कितना आता है 29.39 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये अपना फाइनल आंसर है। मैच होता है क्या टेक्स्ट बुक के साथ? अरे हो रहा है रे मैच। मतलब -3 मेरे टेक्स्ट बुक में है, तो मेरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो सही आ रहा है। अरे 216 का रूट निकालो। नहीं साक्षी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है क्या यहाँ पे? आर वी इनटू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स? आर दे आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर? इज देयर एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन? देन हाउ कैन यू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करने की कोई बात ही नहीं बनती। 216 का रूट 14.69 होता है। 10⁻⁻16 10⁻⁸, ये q की वैल्यू, हमारा फाइनल आंसर 2q में जाएगा। तो फिर मैंने 14.69 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही आंसर है। टेक्स्ट बुक में कितना लिखा है 2.93 इंटू 10⁻⁻7। मैच हो रहा है। कोई है भाई जिसको अभी भी ये डाउट है कि 2q क्यों कर रहे हो? एनीबडी इज हैविंग अ डाउट कि सर 2q क्यों कर रहे हो? नो डाउट्स, एवरीबडी इज अंडरस्टूड। Sakshi, it's not called as significant figures, it's called as decimal adjustment. Everybody got it है? आगे बढ़े। 10 to the minus लिया ना चंपा, 10⁻⁻16 का रूट तो लिया ना, -8 हुआ ना। 10⁻⁻16 का रूट -8 हुआ ना। चंपा समझा क्या? बाकी लोग एनी डाउट्स? हर बार 2q क्यों करेंगे लीना? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दोनों स्फीयर पे चार्जेस सेम है। ये देखो, यहाँ पे एक स्फीयर है, उस पे चार्ज q है। यहाँ पे एक स्फीयर है, उस पे चार्ज q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। वो आपको पूछता है टोटल चार्ज कितना हुआ दोनों स्फीयर पे मिला के। तो आपने लिखा q प्लस q 2q, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों स्फीयर पे चार्ज सेम है। डन। एनी डाउट्स? और किसी को आगे ही नहीं बढ़ने वाला जब तक तुम लोग हाना नहीं बोलते ठीक से। अंडरस्टूड? ठीक। सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास है एक चार्ज प्लस क्यू, जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ -0.2 न्यूटन का, ठीक है, एक दूसरे चार्ज पे जो है -2q। अगर दोनों चंपा बेटा 10⁻⁻16 का अगर आप रूट लेते हैं बेटा, तो 10⁻⁻16 का रूट लेने का मतलब होता है 10⁻⁻16 का होल पावर हाफ। ठीक है बेटा?
इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर -16 इंटू हाफ। इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर -16/2। इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर -8। 8 दूनी 16। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। आप सोच रहे हैं 10 टू द पावर -16 का रूट होगा 10 टू द पावर -4। आई नो बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं। ठीक है, देख लिया, डन। रखू ऐसे, इसको डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रखता हूँ। अगर किसी के दिमाग में और भी ऐसे डाउट्स आ सकते हैं इसलिए इसको रखता हूँ। पूछ के लो, टेंशन नहीं लेने का, पहले ही बोल के रखता हूँ। अगर अपना कैलकुलेशन ही वीक है ना तो अपना फिर जिंदगी वीक है, कुछ मतलब नहीं है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करके। इसको रखता हूँ हाँ? और किसी को और इसमें टाइप पे कोई डाउट है तो पूछ के लो। कोई अभी भी है नींद में कि सर 2Q क्यों ले रहे हो तो बोलो। अरे कौन है रे बाबा ये, क्या करूं अभी मैं। दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है क्या? एक्चुअली मुझे दिख रहा है। साई, डिड यू सी? क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? तुम लोग बोलो क्या किया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, रुको रुको रुको। चलो 1 मिनट का क्लास, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थोड़ा ग्रुप में जगह क्रिएट कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एक चार्ज है प्लस क्यू जो एक्सर्ट करता है एक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना कर रहा है, -0.2 न्यूटन। अनदर चार्ज जिसका है -2Q। इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q। बहुत ही बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हमने किया एग्जैक्टली उसका सेम क्वेश्चन है। ये है सोल्यूशन नंबर 2। ओके, Q1 नाम के चार्ज को Q पकड़ो, Q2 नाम के चार्ज को -2Q पकड़ो, बराबर ना? ऐसे दिया ना, देखा आपने? एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है -2Q। ठीक है, बढ़िया। दोनों के बीच में कितनी फोर्स? दोनों के बीच में फोर्स -0.2 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 इंटू 10⁻²मीटर। बढ़िया। तो क्या करना चाहिए भाई? अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो 1/4πε0 Q1 कितना है Q, Q2 कितना है -2Q अपॉन R²। F की वैल्यू पुट करते हैं, F है -0.2,
1/4π ε0 की जगह पे 9 इंटू 10⁹ इंटू -2 q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सिंपल से सब कुछ पुटअप किया है, यहां से माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्यू स्क्वायर में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा तभी तो क्यू मिलेगा। तो क्यू स्क्वायर आएगा 0.2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहां से डिवाइड में आएगा 9 इंटू 10⁻9 और वहां से डिवाइड में आएगा 2। बस इसको सॉल्व करना है, आपको फाइनल आंसर यहां से मिल जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली क्यू निकालें, ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। करेंगे ना, सिमिलर टाइप है, खाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। डन, होमवर्क में बड़े आगे हम लोग। डन डनाडन। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। थर्ड वाला, ठीक है। 4 चार्जेस इतना इतना इतना, ये थर्ड वाला हो गया है ना, थर्ड वाला हो गया है ना। डन, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर वाला सुपर पोजिशन के टाइम पे करवाया था, बराबर ना। हो गया, चलो आगे बढ़े फिर। चलो हम लोग करते हैं कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वापस एक बार, थोड़ा बाजू बाजू में हो जाए तो मजा आ जाए। पेस्ट, ठीक है। चलो सबका ध्यान होना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। कैसे, ऐसे E वेक्टर बराबर 5.0 के कैप न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको दिखा होगा, यहां के लिखा हुआ है, ये जो के है दिस इज एक्चुअली के कैप, क्योंकि यहां पे उसने वेक्टर का साइन डाला हुआ है ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिट वेक्टर की मदद से कोशिश करेगा ये बताने की कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से दिशा में जा रही है, बराबर है। ये बात सबको समझा। के कैप का मतलब क्या होता है क्लास, व्हाट इज द मतलब ऑफ के कैप। हाँ बहुत ही बढ़िया, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे से स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वरना अगेन इज्जत का फालूदा। बहुत ही बढ़िया, अलोंग जेड एक्सिस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है फ्लक्स एरिया, हमें साइड हमें दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड ए होता है, वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो वहां से हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं। और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर।
बताया था आपको ये फॉर्मूला, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई एस कॉस थीटा, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कौन सी चीज क्या है, ई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ए आप जानते हैं एरिया होता है, और थीटा आपकी पहली वाली स्केलर वेक्टर की नॉलेज से आप जान सकते हैं कि ये होगा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक है। जिन दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, उन्हीं दो वेक्टर के बीच में ये थीटा का एंगल भी होता है, ठीक है। इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। अब हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाए और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से खुद भी सॉल्व कर पाए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत बड़े तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या अभी तक से क्वेश्चन क्लियर है, और क्या आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, और क्या आपको पता है जो निकालना है उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है? क्या ये 3-4 बातें आपके दिमाग में क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है कि सर क्या क्वेश्चन में दिया, नहीं समझा? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको, स्क्वायर का साइड दिया है आपको, फॉर्मूला आपके सामने मैंने पेश कर दिया। तैयार हो सकते हैं, शुरू करें? पक्का तैयार हैं सब लोग? ठीक है। पहला पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़े, अच्छी तरह से देखें। इमेजिनेशन का जो बटन है वो दबा दें, क्योंकि इमेजिनेशन अगर नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए पार्ट में बोल रहा है द स्क्वायर इज अलोंग द एक्स वाई प्लेन, द स्क्वायर इज अलोंग द एक्स वाई प्लेन, पहला चीज बोल रहा है। चलो अपना इमेजिनेशन करते हैं चालू और देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। सपोज ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, y एंड x। अब आप पूछेंगे सर z क्यों नहीं बनाया? मैं z बना ही नहीं सकता यहां, क्योंकि z तो 3D होता है। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं z कहां है? कैन यू टेल मी वेयर इज z? बोलो किधर है z, किधर है? तुमने मेरे से पढ़ा है ना स्केलर्स एंड वेक्टर, बताओ मुझे z कहां है? नहीं नहीं नहीं, यहां असली बनाने के लिए कहां बनाना है मुझे वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको। z कहां है? बहुत ही बढ़िया कृष पटेल, बहुत ही बढ़िया कृष पटेल। z का जो एक्सिस है ना, वो ये पॉइंट से तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वाले पॉइंट से तुम्हारे स्क्रीन के बाहर आ रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? मैं यहां बनाना ही नहीं चाहता, मैं जेड एक्सिस यहां बनाना ही नहीं चाहता। तुमको अगर याद होगा, मैंने स्केच पेन पकड़ के तुम लोग को ये चीजें सिखाई हैं, स्केच पेन पकड़ के तुम लोग को ये चीजें सिखाई हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जेड एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन? बोलो, रखोगे ये बात दिमाग में? स्टार्ट करूं? करूं क्या स्टार्ट? बढ़िया, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में थी? जेड एक्सिस में थी, बराबर है, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में थी, ठीक है ना। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा हूं, देखना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना रहा हूं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड एक्सिस में तुम्हारी तरफ आ रही है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि सर डॉट से कैसे बनाया आपने? बता दो ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हो, समझो। तुम्हें किसी इंसान को बताना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है। कहां से कहां जा रही है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है, तो ऐसे बनाते रहो, एरो मार्क से दिखाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। बता, बराबर है, बराबर है ना? मुझे एक बात बताओ,
अगर कोई इंसान यहां खड़ा है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तरफ आ रही है, तो जरा अपने आप को यहां खड़े करके देखो, आपको इस एरो मार्क का क्या दिखेगा? बोलो। सिर्फ उस एरो मार्क की टिप दिखेगी, टिप टिप दिखेगी आपको। आपको ऐसा लगेगा यहां कोई पॉइंट है, पॉइंट। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो। क्या समझो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइड से देख रहे हो इसलिए आपको एरो दिख रही है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ आती हुई होती तो क्या मैंने यहां पे बिल्कुल सही बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सही बनाई है? हाँ, बिल्कुल सही बनाई है। ऐसा दिख रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, डॉट में दिख रही है पर तुम्हारी तरफ आ रही है। बराबर? बढ़ू आगे? समझ गया? छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत खतरनाक चीजें हैं। चलिए, एक काम हो गया। केस नंबर 1 में वो हमें बोलता है कि आपने जो स्क्वायर को रखा है वो आपने कहां रखा है? आपने स्क्वायर को रखा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है? क्या? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है? अगर आप अपने स्क्वायर को एक्स वाई प्लेन में रखना चाहते हैं, कहां रखना चाहते हैं आप अपने स्क्वायर को? एक्स वाई प्लेन में। तो आपका स्क्वायर कैसे होगा बेटा, बताओ मेरे को। चलो सब लोग, मेरे को लगता है मेरा स्क्वायर ऐसे होगा। मैं बना के दिखाता हूं, दूसरा कोई कलर चूज कर रहे हो। मेरा स्क्वायर तो ऐसे होगा। स्क्वायर, स्क्वायर जैसा दिखना भी चाहिए ना। ऐसा रख लेते हैं। देख लो भाई, क्या ये मेरा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है? बराबर? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग मेरा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में। अगर ये स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में, तुम्हें ऊपर से स्क्वायर ऐसे ही दिखाई देगा ना। बराबर? डन? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में एरिया वेक्टर के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट एरिया वेक्टर? फॉर्मूला क्या है? फाई का फॉर्मूला क्या है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कभी सुना है एस वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर? पता है कैसे बनाते हैं? डू यू नो हाउ यू मेक एरिया वेक्टर? नहीं? देखो बताता हूं, सुनो। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉलेज में फिट कर लो। 12वीं क्लास खत्म होने आ जाती है ना, तभी भी कुछ लोगों को ये बातें पता नहीं होती जो मैं 11th स्टैंडर्ड में बता के रख देता हूं। 12वीं स्टैंडर्ड में आने के बाद भी उन लोग सोचते रहते हैं पता नहीं सर एंगल कैसे बता देते हैं। अगर तुमने बेसिक ही नहीं याद रखा तुमको कैसे समझ में आएगा? एरिया वेक्टर जब भी बनाना हो तो आपका सरफेस पकड़ो, उसको एक परपेंडिकुलर बनाओ, आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा। बना के दिखाता हूं, शायद आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस आ जाए। ठीक है? ये देखो, ये आपका सरफेस है। ठीक है? ये आपका क्या है? सरफेस है। आपको पता है क्या, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आपको पता है क्या, आपका एरिया वेक्टर ऐसा है। क्या समझ में आ रहा है आपको इस बात से? पूरा खेल डॉट का है, पूरा खेल इस डॉट का है। इस डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि इस डॉट का मतलब है हमारे लिए जेड एक्सिस। पहली जरा बात ध्यान से समझना, तुम्हें पहले से पता ना तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के बाहर आ रही है,
तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लेन के बाहर आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी प्लेन के बाहर आ रहा है। और मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि तुम्हें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाना है। अगर तुम्हारा ये सरफेस है और इसको तुम्हें कोई परपेंडिकुलर बनाना है तो वो भी इस प्लेन के बाहर ही आएगा ना। देख लो, इमेजिन हो रहा है? आर यू एबल टू इमेजिन दिस? एरिया वेक्टर इस सरफेस को परपेंडिकुलर, तो क्या एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में जाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से जेड एक्सिस में जा रही है। तुम्हारा 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 स्क्वायर किस में रखा हुआ है? तुम्हारा स्क्वायर रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। अगर तुम्हारा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, अगर तुम्हारा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एरिया को डिनोट करता है, एक ऐसा वेक्टर जो एरिया को डिनोट करता है, वो वेक्टर हरदम आपके सरफेस को परपेंडिकुलर बनाया जाता है। तो जरा इस ब्लॉक को परपेंडिकुलर बनाओ, तो वो परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस ही होगा ना। इमेजिन कर पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस में तो पहले से ही था, तुम्हारा एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस में है, तुम्हारा एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में है, बताओ मुझे उन दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस में, एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में, बताओ उन दोनों के बीच का एंगल कितने का हुआ? What is the angle between A vector and E vector? शिफा, और भी एक जने 90 बोलने वाले, सोच समझ के जवाब दो। दोनों वेक्टर z एक्सिस में है, तो एंगल दोनों के बीच में 90 कैसे होगा? है ना, E वेक्टर भी z में है, A वेक्टर भी z में है। अगर दोनों वेक्टर z में है तो एंगल 90 होगा कि 0 होगा? कोई बोलता 180 होगा, कमाल है। चलो 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 चलो, एक काम करते हैं, थोड़ा अलग एंगल से इसको आपको समझाता हूँ, चेंज ही कर देते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, टेंशन नहीं लेने का, बहुत तरीके अपने पास। अब मुझे एक बात बताओ, उसी क्वेश्चन को अलग अंदाज में समझा रहा हूं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक्स एक्सिस किधर है? बोलो, एक्स एक्सिस किधर है? बोलो, एक्स एक्सिस किधर है? ये एक्सिस को मैंने वाई पकड़ लिया, ये एक्सिस को मैंने जेड पकड़ लिया। बोलो, एक्स एक्सिस किधर है? अबे कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन होगा ना एक्स एक्सिस। अब अगर ये मैंने वाई पकड़ लिया, ये मैंने जेड पकड़ लिया, तो एक्स एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है। समझा? समझा? क्लियर है? इतना समझ में आता है? आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही थी? जेड में जा रही थी? जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में? ये लो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में। ये लो, और एक लो, लिया, एरो मार्क, एरो मार्क, एरो मार्क, एरो मार्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जेड में। ये कौन है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में जा रही। कौन बोला ऐसा जेड में जा रही? क्वेश्चन खुद बोला, हम लोग ने थोड़ी बोला। ठीक है, अच्छा, अब क्या, अब पहला पार्ट वापस सॉल्व कर रहे हैं, पहला पार्ट ही वापस सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक से पहला पार्ट खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि तुमको समझा नहीं, और तुमको समझा नहीं तो खत्म कैसे करेंगे हम लोग, है ना? तो पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट में बोला गया कि स्क्वायर को रखा गया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो दिखाता हूं मैं स्क्वायर कैसे रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, स्क्वायर कैसे रखा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना।
कोई है भाई जिसको फीलिंग आ रही है कि ये कैसे रखा हुआ है? कोई मानुस, एनी मानुस गेटिंग फीलिंग? किसी को समझ रहा है कैसे रखा है मैंने? आड़ा रखा है, आड़ा, आड़ा रखा है मैंने, आड़ा। यू अंडरस्टैंड? आड़ा समझ में आ रहा है? गेटिंग द फीलिंग? मैंने एक्सिस बदल के समझाने का ठेका लिया, क्योंकि बात जब तक दिमाग में घुसती नहीं है, खुद को खाली ऐसा समझा के कि समझ गया है, खुद से झूठ बोल के तो मतलब नहीं है ना। जब तक रियल वाली फीलिंग नहीं आती तब तक क्या मतलब है फिर? ठीक है, आपको समझ रहा है ना ये कैसे रखा हुआ है? तब तक मैं ड्राइंग कर लेता हूं, आप पहले देख लो अच्छी तरह से। मेरे को क्या आज न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, कल करूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं तब तक ड्राइंग कर लेता हूं बैठ के, आप देख लो। समझा है? पक्का समझा है? हाँ ओके आंचल, पक्का समझा है रे? आर यू श्योर? बढ़ू आगे? गैस कर लिया ना? समझ में आ रहा ना? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ऐसा समझो जैसे आड़ा रखा है, आड़ा। या फिर इधर से देखोगे ना, इधर से ऐसा देखो, ये देखो, ये ऐसा दिखा दो, ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये जो एरो है ना, ये एरो, ये वाला एरो, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, और ये तो वाई एक्सिस पहले से ही है। यहां यहां फीलिंग नहीं आती तो यहां ले आओ, यहां यहां इस पॉइंट पे फीलिंग लेके आओ। ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, मतलब ये टुकड़ा प्लेन के बाहर आ रहा है, आड़ा रखा है, आड़ा। पर दिखाने के लिए मैंने थोड़ा स्लांट बनाया। बोलो भाई, समझ में आ गया रे? बढ़ू आगे, बढ़ू पक्का? डन। अच्छा, अब मैं एरिया वेक्टर बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? एरिया वेक्टर। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं एरिया वेक्टर। पढ़ो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बराबर है? तो कैसे बनेगा रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस? कैसा बनेगा? अगर ये आड़ा रखा है मैंने, अगर मैंने ये चीज आड़ी रखी है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। ये होगा एरिया वेक्टर। बोलो, समझा? दिखा? ये है एरिया वेक्टर, प्लेन को परपेंडिकुलर। आड़ा, आड़ा प्लेन है, प्लेन को अगर कोई परपेंडिकुलर बनाओगे तो यहां पे जाएगा कि नहीं एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको परपेंडिकुलर बनाओ, इसको परपेंडिकुलर बनाओ। एक चीज अगर एक्स वाई प्लेन में रखी है, उसको परपेंडिकुलर बनाओगे तो कौन से प्लेन में जाएगी? जेड प्लेन में जाएगी ना। देखो, अभी अभी तुमको समझाता हूं। देखो, ये जो एरो मार्क है ना, ये एरो मार्क तुम्हारे सरफेस के साथ 90 बना रहा है। ये एरो मार्क तुम्हारे सरफेस के साथ 90 बना रहा है। कितने लोग को फीलिंग आ रही है? आप मुझे बताओ, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। बताओ, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। अभी तो कंफर्म है ना? अभी तो कंफर्म है ना? क्या अभी भी कंफर्म नहीं है?
यही चीज मैं तुम्हें यहां भी समझाने की कोशिश कर रहा था। पर जो दिखता नहीं है उसको समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने दिखा के समझा दिया। अब बोलो। तब तक मैं थोड़ी बहुत और ड्राइंग कर लेता हूँ, आप तब तक देख लो भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी बता दो। थोड़ा इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं ना, थोड़ा और अच्छा लगेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर से आ रही है ना। देख लो भाई लोग, टेंशन है बोलो, फटाफट बोलो। अब एकदम खतरनाक दिख रहा है। थोड़ा और खतरनाक बना सकता था मैं इसको, पता है ये कैसे? मस्त वाला खतरनाक इसको बना सकते हैं अपन लोग, तुमको टोटल फीलिंग ही दिला देते हैं। देखो ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहां से, ठीक है, बट निकलेगा ऐसे। पूरा फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे अंदर से ऐसा घुस के, ऐसा पीछे से घुस के ऐसे अंदर से बाहर आ रहा है। जब तक तुम्हें वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इसको मैंने एक्चुअल में किस तरह से रखा हुआ है। देखो ये इधर से ऐसा, ये इधर से ऐसा। कोई तो कुछ बोल दो। मैंने कहा था ड्राइंग क्लास लगाया तुम्हारे साथ, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? अब तो इमेजिनेशन बैठ रहा है, अब तो इमेजिनेशन बैठ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किधर से एंटर करेगी। अब तो इमेजिनेशन बैठ रहा है। पक्का? पक्का क्लियर है? थीटा एंगल जीरो कैसे क्लियर है ना? हाँ अब आया ना, यस यस अब आया ना, यस। पहले ऐसे यस दे रहे थे, ऐसे जायदाद मांग ली मैंने तुम्हारी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। चलो अब फाई निकालना है, तो फाई का फॉर्मूला है ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा तो जीरो हो गया, तो थीटा अगर जीरो हो गया तो फॉर्मूला बच गया ई इंटू एस, बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ई की वैल्यू कितनी दी हुई थी। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ई? कोई देखेगा क्वेश्चन में? मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। 5 थी ना, 5, 5 थी ई की वैल्यू। इनटू एरिया कितना होगा? एरिया कितना होता है पता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, बराबर है। साइड कितने का दिया था? 10 सेंटीमीटर का साइड दिया था ना। साइड वाज 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितने का होगा? 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होगा 10 टू द पावर -2, बराबर, वोल्ट मीटर। दिस शुड बी द फर्स्ट आंसर। यस, एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मैं भी ऐसे हवा हवा में पढ़ा के निकल लेता। मैं क्यों इतनी मेहनत करके आपको दिखा रहा हूं? बराबर करो ना क्रिश, वही आएगा ना। बोलो। पहला 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 डायग्राम क्लियर है? पहला चीज क्लियर है? हमने मैच किया कि आंसर टेक्स्ट बुक के साथ? डिड वी मैच द आंसर विद टेक्स्ट बुक फर्स्ट वन? ओ जी मैच है जी, 5 × 10⁻² मैच है जी।
आगे बढ़े, ए पॉइंट डन है, अभी बाकी है रे, अभी बी और सी बाकी है, अभी तुम्हारा दिमाग का दही होना बाकी है। अब देखना, अब देखना अगले में क्या बोल रहा पता है, अगले में बोल रहा है स्क्वायर इज अलोंग एक्जेड प्लेन। स्क्वायर को कहां रखा है, स्क्वायर को एक्जेड प्लेन में रखा है। तैयार, स्क्वायर को कहां रखा है, एक्जेड प्लेन में रखा है। अब बताओ कैसे बनाओगे, बी पार्ट, स्क्वायर कहां है, एक्जेड प्लेन में आपका स्क्वायर है। मैं तो सबसे बड़ा तुमको एक वो देता हूं, क्या कहते हैं, आइडिया देता हूं, जो प्लेन में स्क्वायर है ना वो प्लेन अपने पास होना चाहिए। ये लो, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं, जो प्लेन टेक्स्ट बुक बोलता है वो प्लेन अपन बनाएंगे। मतलब क्या, इधर x इधर z, खत्म। बताओ y किधर है, बताओ y किधर है, चलो चलो जल्दी बताओ y किधर है, बोलो बोलो y किधर है। हाँ, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तुम्हारे तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है। उतना दिमाग में रखा, स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, ये रहा स्क्वायर, बना दिया मैंने स्क्वायर। मैंने स्क्वायर किस में रखा, एक्जेड प्लेन में मैंने स्क्वायर रखा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड एक्सिस में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यूज करूंगा एक अलग कलर जिसमें हमें दिखाई दे इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा कलर होने का नुकसान ये समझ में नहीं आता कौन सा कलर यूज करने का। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं अभी। अच्छी तरह से मेरा डायग्राम बनाने का तरीका देखना, और मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। ये डायग्राम को अच्छी तरह से आंख फाड़ फाड़ के देखो, और इस डायग्राम को अच्छी तरह से आंख फाड़ फाड़ के देखो। दोनों डायग्राम्स में क्या फर्क तुम्हें नजर आ रहा है, और इस डायग्राम में तुम क्या बता सकते हो मुझे, बोलो। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो। नजर आ रहा है, मैं ही बताऊं क्या, मैं इतना सस्पेंस क्रिएट करता तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के ऊपर से जा रही है, अंदर से नहीं। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? देखो, स्क्वायर अगर एक्जेड प्लेन में रखा जाए, स्क्वायर अगर एक्जेड प्लेन में रखा जाए, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने पहले पहले मैंने कौन सी एक्सिस में क्या रखा है जरा ध्यान से देखो। कौन सी एक्सिस में मैंने क्या रखा है, पहले यहाँ वाई एक्सिस था या जेड एक्सिस, वो छोड़ दो। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि डायग्राम बनाते वक्त आप देख सकते हैं यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे से अंदर से ऐसा बाहर से निकल रही है। आई एम शोइंग यू द रियलिटी, आई एम शोइंग यू द 3D इफेक्ट हियर। यहां पे मैंने वो 3D इफेक्ट क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है। अगर आपका स्क्वायर ही एक्जेड प्लेन में रखा हुआ है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के अंदर से कैसे जाएगा, वो उसके ऊपर से जाएगा ना। इमेजिन करके रखो, इमेजिन करके देखो, बात को समझो। किया, इमेजिन किया, खतरनाक चीज है ना। अच्छा, सबसे पहले मुझे यह बात बताओ, तुम्हें एक्जेड प्लेन समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड स्क्वायर मैंने कहां रखा है? कि वही नहीं समझा कि स्क्वायर कहां रखा है, कहां रखा है स्क्वायर? वेयर हैव आई प्लेस्ड द स्क्वायर, बोलो। नहीं ना, तुम्हें तुम्हें नहीं समझ रहा। अगर तुम्हें ये समझा होता तो तुम्हें मैंने अभी क्या बनाया वो भी समझा होता। चलो मैं तुम्हें बच्चे की तरह समझाता हूं।
अब तुम्हें आदत हो गई ना एक्स वाई जेड जिस तरह से देखने की तुम्हें आदत हो गई है ना, वो आदत तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चा यहाँ पे गलती करता है। तो तुम्हारी आदत ना तोड़ते हुए, तुम्हें और बिगाड़ते हुए मैं तुम्हें लेके जाता हूं तुम्हारे बचपन के पास। जाने दो, समझना इंपॉर्टेंट है, कैसे भी समझो। ये है y, ये है x, ठीक है, ठीक है, बराबर। अब z वाला प्लेन तुम्हारी तरफ आ रहा है, z वाला प्लेन तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे किसी प्लेन को एग्जैक्ट प्लेन में रखना है ना, मुझे किसी स्क्वायर को एग्जैक्ट प्लेन में रखना है, तो मैं कैसे रखूंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो से ये वो स्क्वायर है जो एग्जैक्ट प्लेन में है। कैसे इमेजिन करोगे अब तुम, ये कर पा रहे हो, कर पा रहे हो इमेजिन? तुम्हें ये जो लाइन है ये पेपर के बाहर आती हुई दिखाई दे रही है? बोलो बोलो बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है खड़ी लाइन, वो खड़ी लाइन स्लांट नहीं है। जो भी चीज स्लांट बनाऊंगा मतलब पेपर के बाहर आ रही है। बोलो, अभी इमेजिन हो रहा है? तुमने खुद ने बोला ना जेड एक्सिस तुम्हारे पास आ रहा है, यही बचपन से तुम्हें ऐसे ऐसे सिखाया ना तुम लोग को, एक्स वाई प्लेन ऐसे दिखाया ना तुमको बचपन में, बराबर है कि नहीं? आप बोलो, एकदम सही बनाया कि नहीं बनाया मैंने? कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? इससे अच्छा बनाओ, ये लो, इससे अच्छा। छोड़ने नहीं वाला तुम लोग को, बैठे रहो। जब तक तुम लोग बोलते नहीं, अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा, तब तक ऐसे ही खेलते बैठेंगे अपन, डायग्राम डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये लो, ये लो। अगर ऐसे समझता है तो ऐसे ले लो। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट तुम्हारी तरफ आ रही है, ये प्लेट तुम्हारी तरफ आ रही है, ये प्लेट तुम्हारी तरफ आ रही है। बोलो, समझ में आया? ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जो ये प्लेट है ये तुम्हारी तरफ आ रही है, स्क्रीन के बाहर तुम्हारी ये प्लेट आ रही है। तैयार? आप बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, उतना तो मुझे बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है? वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? कमान कमान कमान, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जेड एक्सिस। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पे बनाई, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के अंदर से जाएगी कि प्लेट के ऊपर से जाएगी? कॉमन सेंस है, बताओ। ये लो, ये दोनों एरो प्लेट के अंदर से जाएंगे कि प्लेट के ऊपर से जाएंगे? अब तो यकीन कर लो, अब तो यकीन कर लो कि मैंने पहले भी जो बनाया था वो वही बनाया था। बस तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि तुमको आदत हो गई है एक्स को यहां देखने की और जेड को यहां देखने की, वाई को वहां देखने की। ये लो, उसी आदत में पढ़ा दिया। ये लो, बोलो, अब दिमाग चल रहा है? अब तो ये बात मान रहे हो? अब तो ये मान रहे हो कि प्लेट के ऊपर से जा रही है? पक्का? ऐसा समझो, प्लेट रखी है, उस पे से पानी गिर रहा है, क्या वो पानी इस प्लेट के अंदर जाएगा? नहीं, वो पानी उस प्लेट के ऊपर से जाएगा। कंसिडर दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? डन? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें एक नॉलेज का सवाल पूछता हूं मैं, अब तुम्हें एक नॉलेज का सवाल पूछता हूं मैं, एरिया वेक्टर कैसे बनाऊंगा? बोलो, एरिया वेक्टर मैं कैसे बनाऊंगा?
एरिया वेक्टर कहां जाएगा, सॉरी मेरा सवाल होना चाहिए एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बोलो एरिया वेक्टर कहां जाएगा। बहुत ही सही, लोगों ने प्लेट पकड़ के बैठे हैं, लोग प्लेट पकड़ के बैठे हैं, इसलिए लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हाँ, प्लेट पकड़ के बैठोगे तो आंसर बढ़िया आएगा। पकड़ा, प्लेट पकड़ा, ऊपर की तरफ जाएगा एरिया वेक्टर। ये है तुम्हारा एस वेक्टर, समझा समझा। बताओ थीटा कितने का, बताओ थीटा कितने का, थीटा कितने का, थीटा कितने का पूछा मैंने थीटा पूछा, थीटा कितने का। फॉर्मूला लगाए, ई एस कॉस थीटा, फाई कितना आएगा, फाई आएगा 0। और मैं तुमको साफ साफ बोलता हूं कि तुम्हें पहले से ही पता था कि फाई 0 होगा, तुम्हें पहले से ही पता था फाई 0। फाई होता क्या है, फाई क्या होता है, द अमाउंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू मतलब आर एंड पार, वो उस क्लोज सरफेस के आर पार जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के आर पार, जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के आर पार जा रही हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के आर पार नहीं जा रही हैं, उसके ऊपर से जा रही हैं। नो आर एंड पार, इसलिए फ्लक्स 0 है। समझा, लॉजिक समझा। फ्लक्स के टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से जानी चाहिए, ये अंदर से नहीं जा रही, ये ऊपर से जा रही है, इसलिए फ्लक्स 0 है। इस सरफेस के लिए फ्लक्स 0 है। ये स्क्वायर अगर YZ प्लेन में होता, हाँ YZ प्लेन में होता तो फ्लक्स 0 नहीं होता। कैसे 0 होता YZ प्लेन में, YZ प्लेन का मतलब खड़ा होता ना, खड़ा। अच्छा YZ प्लेन, हाँ बिल्कुल क्रिश, उसमें भी 0 होता। हाँ जी, जो हम कल से रेक्टेंगल रेक्टेंगल बोल रहे थे वो अभी का स्क्वायर है। मैंने आपको कल ही बोला था ना सरफेस क्लोज होना चाहिए, याद है, हमने बोला सरफेस, मैं आपको एग्जांपल दिया था, इस क्लास में कितने बच्चे हैं। अब वो क्लास स्क्वायर हो सर्कल हो ट्रायंगल हो, की फर्क पैदा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो चीज क्लोज होनी चाहिए। अभी भी कोई है समझ रहा है ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल, समझा, क्लियर है सेकंड वाला एग्जांपल। साई क्या नहीं समझा, नेटवर्क नहीं था, फिर टेंशन मत ले, आराम से बैठ क्योंकि बहुत बड़ी चीज हमने पढ़ ली। नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है साहब, बहुत बड़ी चीज है वो, बहुत खतरनाक चीज पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में जा रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। I hope the second point and the first point is clear. The third point is homework. कुछ आप भी तो ट्राई करें, सब अगर हम ही ट्राई करेंगे तो आप क्या करोगे, है ना, बराबर है ना। तो थर्ड वन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ वन भी आपके, फिफ्थ वन भी आपके लिए होमवर्क है। वो जो स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल किया था ना, वैसा ही ट्राइंगल वाला है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन हमें नहीं करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये भी हमें नहीं करना। डन डन डन। साई देखो, एक सिंपल से बताता हूँ क्या हुआ, पता है क्या, ये देख कैसा हुआ पता है क्या, अपना जो प्लेन है ना साई, वो प्लेन ना इसमें एक्जेड में, एक्जेड में, ठीक है ना, एक्जेड में प्लेन है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेन एक्जेड में बनाया, यहाँ पे एक्स तेरी तरफ जेड आ रहा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जेड में जा रही थी, ऐसा खुद ही बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपके प्लेन के बीच में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर से पास नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के ऊपर से पास हो रही है, इसलिए आपका फ्लक्स जीरो है। पर अगर आप मैथमेटिकली प्रूव करके बताना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर वाई एक्सिस में जाएगा, क्योंकि अगर प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो इसके भी थ्रू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आंसर जीरो आता है। तो मैं डिस्कशन ये कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है जो आपके किसी भी क्लोज सरफेस के आर पार जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां से कोई आर पार तो जा नहीं रहा, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है साक्षी, लास्ट वन थोड़ी हमने पढ़ा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? We have just studied the properties of electric field. We haven't studied the formulas of electric field. बराबर? नहीं, वहां पे अलग फॉर्मूला लगेगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है क्लास, क्या डन है? समझा है? कोशिश करना फोर्थ वाला वापस एक बार घर बैठ के इमेजिन करना, घर बैठ के इमेजिन करना, पेपर पेन लेने का और इमेजिन करने का, और थर्ड वाला होमवर्क करने का, फिफ्थ वाला भी होमवर्क करने का। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।